we are on chapter 1 nature objective and scope of audit, जो कि important है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो मैंने कंसोलिडेट करके सिर्फ 8 पेजेस में कवर अप कर लिया है, यानी कि सिर्फ अगर 8 पेजेस को आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आपको इसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, तो आप स्कोर कर सकते हो 5 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इजीली। ठीक है, तो आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं विच इज स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप दूसरे वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो एंड वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक स्पेशल समरी नोट से, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो पीक प्रेप ऐप से, जो कि प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, द स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कि भाई जो बाउंड्री है ऑडिट की, ठीक है, ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर है, कहाँ तक, कौन से लिमिट तक ऑडिट को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि ऑडिटर अपना जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड कोई भी मिसस्टेटमेंट ना रहे। ठीक है, तो ऑडिट में क्या क्या कवर होना चाहिए, इस चीज को कहा जाता है स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, बट मेरे समरी नोट्स में इजी लैंग्वेज में। ओके, now the scope of audit refers to the extent and boundaries within which an auditor performs the audit. as I said, कहाँ तक ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए या फिर लगाना चाहिए while doing the audit of a particular company or let's say any legal firm। ठीक है, अब द पर्पस क्या है, अभी ये तो यार बहुत बार अपन ने पढ़ लिया है। पर्पस क्या है ऑडिट का, कि ये चेक करना कि कॉन्फिडेंस है जो यूजर्स का वो इंक्रीज हो जाए। यूजर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंक पीपल हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। सब लोग यहाँ पे अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं ना, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सब लोग क्यों ऑडिट रिपोर्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि सबको अपना अपना फायदा देखना है, कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा पैसा सही जगह पे है या नहीं है, हमें बस इतना जानना है, और वो क्लैरिफिकेशन कहाँ से आता है, ऑडिट रिपोर्ट से आता है। ठीक है, फिर yes, the purpose of audit is to enhance confidence of users like shareholders, employees, banks and government in the financial statement. This is done by the auditor giving an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से पूरा मटेरियल एस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है, इसके ऊपर ऑडिटर जो है वो ओपिनियन देता है। समझ के लो, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है ये सेंटेंस की, लेकिन आराम से धीरे धीरे पढ़ो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, ऑडिटर किसके ऊपर ओपिनियन देता है, एक तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ट्रू एंड फेयर व्यू क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जस्ट एग्जांपल शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। Okay, then the audit scope includes checking the coverage of all relevant aspects, ensuring reliability of data and confirming proper disclosures based on historical financial information। ये पॉइंट हम लोग नीचे से, मतलब जो नीचे पॉइंट्स है उसमें हम लोग ये सेंटेंस को कवर अप करेंगे। चलिए आ जाइए, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या है, कहाँ तक कवर अप है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। First of all, it should cover what? All the relevant aspects of the entity।
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, जो भी रिलेवेंट एस्पेक्ट्स है बैलेंस शीट में, जो भी कुछ मेंशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी कुछ मेंशन होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी कुछ मेंशन होगा, हर चीज कवर की जाएगी ऑडिट में कि जो बैलेंसिंग फिगर है वहां पे बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सही है या नहीं है, वो ओवरस्टेटेड भी नहीं होना चाहिए, अंडरस्टेटेड भी नहीं होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर होगी वो सारे के सारे रिलेवेंट एस्पेक्ट है, सब कुछ स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है। लॉजिकल है ना? ऑडिटर किसके ऊपर साइन करके दे रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करके दे रहा है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले वो डॉक्यूमेंट के हर पॉइंट में ऑडिटर का कहा जाता है कि हाँ मैं भाई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हूं मेरा, ठीक है। स्कोप में क्या आएगा? इट शुड कवर ऑल द रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी मतलब कि क्या, ऑडिटर क्या चेक करता है यहाँ पे कि जो भी इनवॉइसेस है, ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो कवर कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अब उन फिगर्स को फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेल्स का कॉलम है, वहां पे 10 करोड़ का टर्नओवर है, अब वो 10 करोड़ का फिगर वहां पे कैसे आया, ठीक है, उसके पीछे इन लोगों ने बिल्डिंग की होगी साल भर, है ना, तो इनवॉइसेस होंगे इनके पास, बिल स्टेटमेंट्स हो गए, तो वो सारे बिल अवेलेबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, वही चेक करने की बात हो रही है यहाँ पे। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आ जाओ पढ़ो अभी क्या लिखा हुआ है। ऑडिटर चेक्स वेदर रिकॉर्ड्स, बिल, वाउचर डेटा आर ट्रस्टवर्दी एंड सफिशिएंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टर्नओवर है 10 करोड़ का और 5 करोड़ के ही बिल्डिंग है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, यानी कि वो जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा जो आपने इनकम बताई है वो फ्रॉड है, जस्ट बिकॉज आपको इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बात हो रही है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे और इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑडिटर स्टडीज what auditor studies की accounting system and internal control to judge whether the information is reliable, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है उस कंपनी का, इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इंटरनल कंट्रोल से हम लोग क्या पता लगता है हमें कि भाई कोई ऐसा मैनेजमेंट तो ऐसा नहीं है कि वहां पे फ्रॉड हो रहा है बाय एनी अथोराइज्ड पर्सन, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या फिर एक्सपाइजेड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। वहां पे इंटरनल कंट्रोल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इन्वेंटरी का हैंडलिंग जो है, कैश का हैंडलिंग जो है वो किसके हाथों में है। इंटरनल कंट्रोल ऐसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अगले चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ इतना जान लो कि वो इवेल्युएट करता है अकाउंटिंग सिस्टम। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये चीज समझ के यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन जो प्रिपरेशन किया गया है वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम के साथ किया गया है, ये जानने की जिम्मेदारी है ऑडिटर की। भाई डेबिट एंड क्रेडिट 3 रूल्स के हिसाब से तो किया अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है अकाउंटिंग सिस्टम? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो ये जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉपर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल सही, डिस्क्लोजर भी तो देखेगा ना ऑडिटर। ऑडिटर इंश्योर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि भाई ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि सब कुछ सही से डिस्क्लोज तो हुआ है ना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना। अब उसमें रिक्वायरमेंट रहती है कंपनीज एक्ट की कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन हो। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ठीक है, तो वो हो गया उनका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं वो चेक करेगा ऑडिटर की प्रॉपर डिस्क्लोजर तो हुआ है ना। फिर जजमेंट बाय
management. What does it says? Auditor evaluates what? Whether management has used appropriate and consistent accounting policies. Example मैंने आपको देखिए रखा है यहाँ पे, choosing WDV और SLM for depreciation और FIFO weighted average for inventory, है ना. अब ये एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको समझ ही गया होगा, है ना. पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऊपर वाले पॉइंट में क्या है, डिस्क्लोजर की बात की हुई है. नीचे वाले पॉइंट में क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर अप्लाई हुई है या नहीं है, उसकी बात की जा रही है. ठीक है. फिर उसके बाद में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है. लास्ट ईयर का बैंक बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस वो मैच होना चाहिए भाई. ऐसा नहीं है पिछले साल का बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था 10 लाख और इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, है ना. वो चीज है हिस्टोरिकल. वो जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम. सेल्स एंड परचेजेस रिकॉर्डेड फॉर लास्ट ईयर. यहाँ पे सेल्स एंड परचेजेस का मैंने आपको एग्जांपल दे के रखा है. ठीक है. सिंपल है. अभी ये सारे पॉइंट्स अपन ने कवर अप कर लिया स्कोप ऑफ ऑडिट में. अब पढ़ो ये जो लाइन है ना, अभी पढ़ो. द ऑडिट स्कोप इंक्लूड्स चेकिंग द कवरेज ऑफ ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स, है ना. फर्स्ट पॉइंट, ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट, एसेट, लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, ensuring reliability of data. Second point, reliability and sufficiency of financial data. Confirming proper disclosures. हाँ, ये वाला पॉइंट भी अपन ने देखा. Based on historical financial information. वाह, ऊपर का जो सेंटेंस है उसमें स्कोप के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कवर अप है भाई. समझा. स्मार्ट वर्क. ऑलरेडी सारे पॉइंट्स अपने को पता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और अच्छा सा सेंटेंस अपन ने ऐड कर दिया बना के, तो वहां पे आपका एक और मार्क प्लस हो जाएगा. ठीक है. इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क. जो भी आपको पता है उतना तो लिख के आओ, लेकिन और एक ऐसा सेंटेंस लिख के आ जाओ एग्जाम में जो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है. ठीक है. अब ये हो गई हमारी स्कोप की बात. अब हम करते हैं व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड. ठीक है. अभी मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था एक तो चीज क्या डज नॉट इंक्लूड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है. देखते हैं ये पॉइंट नीचे है या नहीं है, नहीं तो आप एडिशनली ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना. स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इज इट. एंड ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. ओके. He is not responsible for judging the physical condition of machinery or lifespan of buildings as those require engineers or technical experts. Similarly, he is not responsible for verifying the genuineness of document or for conducting official investigations into fraud. Auditing is about giving reasonable assurance, not conducting legal inquiry or deep forensic probe. Unlike investigation, specific and purpose-driven audit has a general and broader scope. सही है ना. मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा एक्सपर्टीज अकाउंटिंग में है भाई. मैं तो सीए हूँ. मैं ये क्यों देखूंगा कि वो जो अकाउंटिंग के जो इनवॉइसेस है वो डुप्लीकेट है ना. मेरा एक्सपर्टीज कहाँ है, मैं तो उतना ही काम करूंगी ना. मैं एक्स्ट्रा का दिमाग क्यों लगा के आऊंगी वहां पे, है ना. तो वो चीजें वहां पे बताया जा रहा है. जैसे कि अब मेरा थोड़ी ना काम है कि मैं जो फैक्ट्री है या फिर जो बिल्डिंग है उसका मैं टेक्निकल वैल्यूएशन देखूंगा, है ना. तो वो तो मेरा एक्सपर्टीज, उसके लिए मुझे कोई वैल्यूएटर को बुलाना पड़ेगा, राइट. फिजिकल कंडीशन ऑफ मशीनरी क्या है वो तो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है. मैं तो बस ये देखूंगा कि हाँ भाई कितने मशीनरी लगे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने डायरेक्ट वेजेस उनको दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, उस मशीनरी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सही मतलब उस लिमिट में है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बता रहे लोग, है ना. ये सारा एक्सपर्टीज करना मेरा है. तो आपको एक और चीज समझ में आई यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ बना के लिखना है, केस स्टडीज का पैराग्राफ बना के लिखना है. जो आप नीचे पॉइंट्स लिखने वाले हो इसी चीज का आपको एक पैराग्राफ बना के लिखना है. फिर नीचे मस्त वाला सेंटेंस डाल दो, एंड इट इंक्लूड्स एज फॉलोज, है ना. फिर उसके बाद में एक हाइफन लगा दो एंड नीचे से पॉइंट कवर अप करना शुरू कर दो. अब आपको ये बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है. अब क्या बोला गया है यहाँ पे देखो, what audit does not include physical condition check of technical assets. अभी अपन ने बात की थी. Auditor cannot verify mechanical condition of machinery or equipment. अरे कहाँ गया,
ठीक है। फिर मशीनरीज की बात हो रही है तो भाई बिल्डिंग्स को क्यों छोड़े। इवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, ऑडिटर कैन नॉट एसेस लाइफ और स्टेबिलिटी ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स, ये इंजीनियर्स का जॉब है। हाँ, हमें पता है इंजीनियर्स का जॉब है, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, हम कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं, इसीलिए यू कैन नॉट वेरीफाई इफ अ डॉक्यूमेंट इज फेक और रियल। लीगल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर हैज नो लीगल पावर टू सर्च प्रेमाइजेस, सीज डॉक्यूमेंट, भाई हम आरबीआई वाले थोड़ी है, या फिर आरबीआई वाले नहीं, सीबीआई वाले थोड़ी है हम जो सीज कर लेंगे, है ना, राइट। तो हम तो बस चेक करेंगे। तो फिर ऑडिट इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टिगेशन, पता है हमें इन्वेस्टिगेट यानी कि करना क्या होता है, वो तो सीबीआई वालों का काम है, पुलिस वालों का काम है ना, इन्वेस्टिगेट करना, सवाल जवाब पूछना। इन्वेस्टिगेट यानी कि क्या, सवाल जवाब पूछना, कुछ एक लफड़ा हो गया तो, है ना। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक होता है कुछ एक स्पेसिफिक फ्रॉड के लिए, डिटेल्ड एंड गोल बेस्ड लाइक चेकिंग ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे मेंशन हुआ है, ओके। ऑडिट इज जनरल एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बड़े ही सिंपल पॉइंट्स है गाइस, बड़े ही सिंपल पॉइंट्स है। अब बताओ ये एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स तो आ जाएंगे ना आपको, है ना, बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आ जाएंगे आपको 5 मार्क्स, ओके। फिर चलो फटाफट से अपन पढ़ते हैं, स्कोप में क्या कवर अप है, कवर ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, प्रॉपर डिस्क्लोजर, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर फिजिकल कंडीशन, व्हाट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, अरे ये रब हो रहा है, हाँ, what audit does not include physical condition check of technical assets, evaluation of buildings, or authentication of document, legal investigation, audit is not equals to investigation। पता चल गया हमें। अभी लास्ट टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। तो क्या पता अभी नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो फटाफट से कवर करते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, देखो कोई भी चीज है लाइफ में उसके अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, तो वैसे ही ऑडिट के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। अब इनहेरेंट क्यों कहा गया है यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इनहेरिटेड है, वो लिमिटेशंस रहने ही वाले हैं वहां पे, वो लिमिटेशंस अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसको इनहेरेंट लिमिटेशंस का नाम दिया हुआ है। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर कैसा है, उसमें कई सारे जजमेंट और एस्टिमेट भी इंक्लूड होते हैं। अब जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स दो डिजाइन वेल कैन फेल ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड कोल्यूशन, सही बात है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, कुछ जजमेंट्स लगाती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब कि कौन, कंपनी वाले की बात हो रही है, इधर ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि क्या, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो बनाने की बात हो रही है इधर, ठीक है। तो वहां पे भी मैनेजमेंट क्या है, कुछ जजमेंट और एस्टिमेट्स यूज कर सकती है जो कि अनसर्टन और सब्जेक्टिव मतलब क्या कि उस टॉपिक के हिसाब से वो सब्जेक्टिव है ना, उस पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो सब्जेक्टिव है, वहां पे अलग अलग ओपिनियन रह सकता है लोगों का। तो फॉर एग्जाम्पल परचेज बिल्स अप्रूव्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ड्यू टू कोल्यूशन, है ना, होता है ना कि भाई परचेज किया हुआ है लेकिन डिलीवरी अब तक आई नहीं है माल की, है ना। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, मान लो 2 लाख के प्रोडक्ट्स मंगाए मैंने, परचेज कर लिया मैंने, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे वो इनवॉइसेस अपने बुक्स में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी एक डेडलाइन है, मेरे को सेल्स मेरा जो टारगेट है कुछ वो कंप्लीट करना है। तो वहां पे मेरे पास डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे वो परचेज बिल्स तो डालना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मेरा तो परचेज हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जाके उतने की डिलीवरी ना आए, या फिर कुछ तो छोटा मोटा 19-20 का प्रॉब्लम हो जाए। इस हिसाब से सिंपल सा एग्जाम्पल है बस कि यहाँ पे वो नेचर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, है ना। तो वहां पे उसको वो करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट को, है ना। तो वहां पे कुछ जजमेंट्स और एस्टिमेट्स भी यूज कर सकती है जो कि गलत हो सकते हैं। द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अब बात हो रही है भाई ऑडिट की, समझ के लो। इनहेरेंट लिमिटेशंस में सबसे पहले बात हुई मैनेजमेंट की लिमिटेशन की, अब बात हो रही है ऑडिटर लिमिटेशन की। क्या ऑडिटर का लिमिटेशन है भाई, 10 करोड़ का टर्नओवर है, इतने सारे इनवॉइसेस है, मैं कैसे चेक करूंगी, मैं तो एक सैम्पलिंग मेथड निकाल लूंगी ना, उस एक लेवल के बाद ही
50,000 के ऊपर के ही इनवॉइसेस को मैं चेक करूंगी। लो बताओ, यहाँ पे तो फुल चेकिंग नहीं हुई, तो वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस आ गई ना। फिर लीगल लिमिट्स प्रिवेंट फोर्सिंग मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। हो सकता है मैनेजमेंट को कुछ पूछ रहे हैं हम, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं हमें, बहुत सारी जगहों पे होता है ना। फिर डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट में हाइड फ्रॉड और शो फेक डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, ऑडिटर एक्सेप्ट फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। भाई उसने तो साइन करके मुझे डॉक्यूमेंट दिया था, मुझे क्या पता वो साइन फॉर्ज्ड है, मैंने नकली साइन करके दे दिया, मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं उस चीज का एक्सपर्ट तो हूं नहीं। तो ये हो गया इनहेरेंट लिमिटेशन। फिर से सेम पॉइंट, audit is not investigation, audit gives an opinion, doesn't investigate and depth like legal bodies do. फिर timeliness and relevance of data, जैसे कि हमने बात की थी ना अभी, historical information है ना, तो audit relies on past data which may become outdated. Example, auditor uses last year information assuming it is स्टिल वैलिड। हो सकता है कई कई जगहों पे, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं। तो भाई पिछले साल में भी क्या ऑडिटर ने रिपोर्टिंग की थी, ठीक है, वो ऑडिटर एक्स था, अब मैं ऑडिटर वाई हूँ, तो वहां पे वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी तो विश्वास रखेगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है। बट ये पॉइंट अभी इतना तो नहीं आता है, क्योंकि हर ऑडिटर थोड़ा सा अपडेटेड तो रहता है, ये ऑडिटेड कुछ हम लोग मतलब देते नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कहीं कहीं पे कि कुछ पास डेटा पे बिलीव करने से वो इंफॉर्मेशन लाइक गलत हो गई। फिर अब बात हो रही है पास्ट की, तो बात करते हैं फ्यूचर की भी, है ना। तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है भाई, रातों रात डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसको पता था, ये बात नहीं पता थी, ठीक है। जीएसटी के रेट अचानक से 18% बीच में हाइक हो गए थे, अभी तो नॉर्मल है। बट ये सारी चीजें तो अनप्रेडिक्टेबल है ना गाइस, इससे आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट हो जाएगा और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, ये ऑडिटर नहीं बता सकता है ना। तो ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स दैट में इम्पैक्ट बिजनेस गोइंग कंसर्न। एग्जांपल है सडन मार्केट क्रैश और चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब जिसकी एआई आ गया है, तो हर जगह बस हर कोई एआई 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 यही करता बैठा है ना। तो अब ये सीएस को थोड़ी ना पता था कि भाई एआई जो है वो मार्केट को इतना टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो आ जाओ इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या। पहला इनहेरेंट लिमिटेशंस मैनेजमेंट की तरफ से, फिर ऑडिटर की तरफ से, फिर ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, फिर पास्ट का तरफ से, फिर ना फ्यूचर का तरफ से। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे याद रखोगे तो 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। एंड मैं फिर से आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। ये पूरा जो समरी नोट्स है वो चैप्टर 1 का सिर्फ 8 पेजेस में कवर किया हुआ है, तो इसको मिस मत करो, क्योंकि आप इस समरी नोट्स के बेसिस पर आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो। उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। पहले एक बार आईसीआई के मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ लो, आईसीआई का मटेरियल स्किप नहीं करना है, फिर बाद में समरी नोट्स पर आ जाओ और एग्जाम के लास्ट डे तक सिर्फ इसी नोट से पढ़े, कोई क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर कॉन्सेप्ट का अपलोड कर ही रही हूँ, ठीक है। सो डोंट थिंक मच। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो ऑडिट की, तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस दिक्कत ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते आना चाहिए। मैं अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके लेती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर क्वेश्चन आंसर्स को लेने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पढ़ना नहीं, ऑडिट को आप क्वेश्चन आंसर भी थॉरली करो। स्कैनर उठाओ, स्कैनर से पढ़ो। अगर आपको बुक का रेफरेंस चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको उठाओ एंड अपना ऑडिट को लिखने की प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस थॉरली करो, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। दिस इज इट फॉर द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।